हाय स्टूडेंट। अभी आप देख रहे हैं AR कॉन्सेप्ट लर्निंग और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं DLED सेकेंड ईयर का S4 पेपर है जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ। इसके बारे में तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है क्योंकि इसमें हम खुद के बारे में यानी खुद की कैसे पहचान कर सके। नो योर सेल्फ एज अ पर्सन, एक व्यक्ति के रूप में आप स्वयं को कैसे समझेंगे, इसके बारे में बात की गई है। अपने व्यक्तित्व को समझने की जिज्ञासा। स्वयं से अवगत होना एक सचेतन आंतरिक प्रक्रिया है जिसके लिए कोई भी व्यक्ति प्रयास करता है। इसके द्वारा वह अपनी शक्तियों, क्षमताओं, कमजोरियों आदि को समझ सकता है। वह अपनी बाहरी क्रियाओं के प्रति भी सजग, सतर्क, जागृत एवं विवेकशील हो सकता है। यूं तो अपने अंदर आत्मा का अवलोकन करके स्वयं की पहचान करना किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छा होता है, मगर जब यह शिक्षा से जुड़ता है और शिक्षा से जुड़े व्यक्तियों से जुड़ता है तब यह शिक्षा से जुड़े व्यक्तियों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। शिक्षा की प्रक्रिया शिक्षार्थी अर्थात विद्यार्थी के भीतर निश्चित रूप से कुछ न कुछ बदलाव लाती है। वह पहले से ज़्यादा जानने लगता है और समझने लगता है। शिक्षा एक तरह से व्यक्तित्व और समाज के रूपांतरण की प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। सीखना ज़्यादा सार्थक और प्रभावशाली तभी होता है जब सीखने वाला निरंतर अपनी समीक्षा करने की इच्छा रखता है एवं जायज़ा लेते हुए चलता है। कक्षा का माहौल हो या सीखने सिखाने की पद्धति या फिर मूल्यांकन की रणनीतियाँ, इन्हें इस ढंग से बनाया जाना चाहिए कि शिक्षार्थियों को पहल करने के लिए प्रेरित करे और उसे धीरे धीरे अपने सीखने हेतु स्वयं जिम्मेदार बनाए। एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों में सीखने और आत्मविश्वास का जज्बा तब तक उत्पन्न नहीं कर सकता जब तक कि शिक्षक स्वयं इन बातों को दिल से न समझता हो एवं इन्हें अमल में न लाता हो। एक शिक्षक जो शिक्षार्थियों के आत्मविकास के काम में सहायक बनना चाहता है वह अपने आप से सवाल पूछे कि क्या वह एक स्पष्ट विश्वास से भरी आत्म छवि रखता है। आपके पास किसी प्रक्रिया में डटे रहने का क्षमता कितना है, उसमें सीखने की आत्म प्रेरणा कितनी है, क्या आपके अंदर आलोचनात्मक और रचनात्मक तरीके से सोच विचार करने की क्षमता है, क्या वह शिक्षक दक्षता पूर्वक किसी समस्या का समाधान कर सकता है, उसके अंदर आत्मानुशासन और उसकी ध्यान केंद्रित रखने की क्षमता कितनी है। स्वयं की क्षमता की खोज करने के लिए इस तरह के और भी सवाल हो सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मीनिंग ऑफ सेल्फ और सोल, यानी स्वयं या आत्मा का अर्थ क्या होता है। तो किसी भी मनुष्य का अपना बोध होता है, वह अपने अतीत एवं भविष्य को समझता है और दूसरे लोगों, मित्रों, सहकर्मियों, रिश्तेदारों, शत्रुओं एवं अतिथियों को भी जानता है। किसी भी मनुष्य को अपने जीवन और अपनी मृत्यु का भी बोध होता है, मगर इसका मतलब यह नहीं होता है कि व्यक्ति को अपनी क्षमताओं और अपनी कमजोरियों का सही सही बोध हो ही ना। अगर हम ध्यान से देखें तो पाते हैं कि हर व्यक्ति अपने जीवन की निश्चित पहचान, उद्देश्य और अर्थ को प्राप्त करने हेतु लगातार कोशिश करता है। स्वयं या आत्मा की अवधारणा का अर्थ है स्वयं के बारे में ज्ञान हासिल करना और इसे अपनी भाषा में, अपने शैली में हासिल करना, भले ही इसके लिए कोई व्यक्ति दूसरे के द्वारा सुझाए गए रास्तों का उपयोग करे। स्वयं का मतलब होता है स्वयं की पहचान, स्वयं के व्यक्तित्व अर्थात जो कुछ कोई व्यक्ति स्वयं है। मोटे तौर पे स्वयं को ऐसे कथन से परिभाषित किया जा सकता है जैसे मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ, स्वयं मेरे अंदर क्या क्या अच्छाइयाँ हैं और मेरे अंदर क्या क्या कमजोरियाँ हैं। अपने आप को समझना, अपने अंदर की खूबियों को और कमजोरियों को समझना। इस प्रकार से स्वयं किसी व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व की ओर संकेत करता है। इसके तहत शारीरिक स्वयं और उसकी पहचान का भाव सम्मिलित होता है। स्वयं व्यक्तित्व का केंद्रीय स्थल है। यह व्यक्तित्व की प्रक्रिया को दिशा देता है जिसके जरिए अचेतन मन के उपयोगी और रचनात्मक पक्ष को चेतन बनाया जाता है एवं उसे एक सकारात्मक प्रक्रिया की ओर ले जाया जाता है। स्वयं की अवधारणा का संबंध आत्म विकास से है। बहुत छोटा शिशु मैं और तुम में भेद नहीं कर सकता है। बच्चों का दूसरों से भिन्न होने का बोध तब होता है जब बच्चे मैं, मुझे, तुम इत्यादि सर्वनामों का प्रयोग करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चों में चेतना और आत्म का विकास, यानी डेवलपमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस एंड सोल इन चिल्ड्रेन। तो कैसे करेंगे? हमारे लिए यह जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है कि बच्चों में चेतना और आत्म का विकास किस तरह होता है।
यह एक ऐसी कार्मिक प्रक्रिया होती है जिसमें बच्चे धीरे धीरे खुद को दूसरों की भूमिका में रखना सीखते हैं एवं अपनी गतिविधियों को दूसरे के नज़रिए से देखने की समझ हासिल करते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि बच्चों में आत्मबोध का विकास एक सामाजिक प्रक्रिया है और यह अनिवार्य रूप से समाजीकरण की प्रक्रिया में किसी बच्चों की व्यक्तिगत साझेदारी से जुड़ी हुई है। नन्हे शिशु अर्थपूर्ण प्रतीकों का इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं, परंतु जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं वैसे वैसे खेल के जरिए उन्हें यह समझ आने लगता है कि दूसरों की भूमिकाओं को कैसे अपनाया जाए। उदाहरण है तो बच्चा कभी माँ की भूमिका करता है, कभी अध्यापक की, तो कभी पुलिस वालों की भूमिका में आ जाता है। खेल के दौरान अदा की जाने वाली भूमिकाओं से गुजरते हुए विकासमान बच्चों में खुद ही उन लोगों की स्थिति में रखकर देखने की समझ उत्पन्न होती है जिन्हें वे अपने लिए महत्वपूर्ण समझते हैं। इस तरह से वे व्यवहारिक रूप से अनेक सामाजिक भूमिकाओं और अपने आत्मबोध के बीच भी फर्क करने लगता है। परिपक्व होने पर बच्चा न केवल इन भूमिकाओं को निभाना सीख जाता है बल्कि वह इन भूमिकाओं की रूपरेखा अपनी कल्पना में भी बनाने लगता है। स्वयं या आत्मा हमेशा प्रथम पुरुष के रूप में अभिव्यक्त पाता है। मैं के रूप में जन्म से लेकर अब तक हमारा शरीर एवं हमारे विचार बदलते रहे हैं, परंतु हम वही होते हैं। अतः मैं शरीर और मन से भिन्न होता है। जब हम सो रहे होते हैं तो संभवतः हमारा मन अर्धचेतन अवस्था में होता है। अगली सुबह सोकर उठने के बाद हम कह सकते हैं कि मैं सोया जरूर था लेकिन ठीक से नहीं सो पाया। जब पूछा जाएगा कि सोने के बाद आपने क्या महसूस किया तो हमारा जवाब होता है नथिंग, मतलब कुछ नहीं। कुछ अवस्थाओं में कह सकते हैं कि जब किसी ने खेल के मैदान में मुझे मारा तो मुझे अत्यधिक दर्द हुआ। यह दर्द को किसने अनुभव किया, यही बात की कुछ अनुभव हुआ का अर्थ है कि किसी को अनुभव हुआ। यह मैं ही आत्मा या स्वयं है। सेल्फ बनाम ईगो। ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट, इन दोनों के मध्य एक बहुत ही पतली रेखा होती है। कब हमारा ईगो सेल्फ रिस्पेक्ट बन जाता है एवं कब हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट ईगो बन जाता है, इसका पता हमें खुद भी नहीं चलता है। जब हम अपना अपमान महसूस करने लगते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि हमारे अंदर अभिमान ने जन्म ले लिया है तथा इस अभिमान का नाम आज के समय में सेल्फ रिस्पेक्ट दिया गया है। जो व्यक्ति जितना बड़ा अभिमानी होता है उतना ही उनके भीतर अपमान की भावना होती है। मैं की भावना ही ईगो को जन्म देती है। इनके पीछे क्रोध और अशांति आती है। यह बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हमारे आसपास जो लोग हैं वे सब हमारे रिस्पेक्ट करें, चाहे वह हमारे रिलेटिव हो या फिर फ्रेंड्स या फिर प्रोफेशनल रिलेशन में हो। हर किसी को हमारा विचार एवं व्यवहार पसंद आए ऐसा संभव नहीं है। उनमें से कई लोग ऐसे होंगे जो हमारे साथ होंगे, हमारा रिस्पेक्ट करेंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, चाहे हम जो भी हों, जितने ही बड़े पद पर हो या फिर एक गरीब इंसान ही क्यों ना हो। सभी हमारा रिस्पेक्ट करेंगे ऐसा नहीं हो सकता है। तब ज़रूरी है कि हमारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट हो। अगर हम खुद अपना रिस्पेक्ट करेंगे तो हमको किसी के कुछ कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरी नज़र में सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब अभिमान का न होना है। जब अभिमान नहीं होगा तब हमें अपमान महसूस नहीं होगा। जब किसी को कोई बात बुरी लगेगी तब हम समझ पाएंगे कि हम क्या हैं, एवं साथ ही ये समझ पाएंगे कि ये उस व्यक्ति का मेरे बारे में सिर्फ एक विचार है। हमें हमेशा अपनी नज़रों में उठना चाहिए ताकि हम खुद से नज़र मिला सकें। यही सही माने में आत्मसम्मान है। सामान्य मनोवैज्ञानिकों ने शब्द अहंकार को स्वयं अधिक लगाव के रूप में परिभाषित किया है। यह हमें आलोचनाओं के प्रति संवेदनशील बनाता है और अक्सर व्यक्तिगत और व्यावसायिक उपलब्धियों हेतु बाधा बन जाती है। अहंकार एक झूठी आत्मछवि है जो अनुचित रूप से बढ़ी है। कार्यालय में खराब प्रस्तुति देने वाले कर्मचारी की बॉस द्वारा आलोचना की गई तब वह महसूस करता है कि उसे अनावश्यक रूप से अपमानित किया गया है, एवं अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगने के बजाय वह आलोचना करना शुरू कर देता है और प्राधिकरण को सवाल करता है। नकारात्मक विचारों को वह अपने काम के आसपास फैलाता है और अपने जुड़े लोगों के बीच भी फैलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आत्म अभिव्यक्ति की अवधारणा, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ सोल एक्सप्रेशन। आत्मा की उत्पत्ति एवं विकास सामाजिक अंतःक्रियाओं के फलस्वरूप होता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि आत्मा की उत्पत्ति एवं विकास सामाजिक अंतःक्रियाओं का परिणाम है। नवजात शिशु आत्मा और दूसरे व्यक्तियों के आत्मा में अंतर को
नहीं जानता है, लेकिन कुछ ही समय के बाद वह इस अंतर को समझने लगता है। यह अंतर वह अपने चारों ओर के व्यक्तियों से अंतःक्रियाओं के आधार पर सीखता है। वह अपने चारों ओर के वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के प्रति ही अनुक्रिया भी करता है। इन्हीं अनुक्रियाओं एवं अंतःक्रियाओं के परिणाम स्वरूप उसमें आत्मा की उत्पत्ति होती है। ज्ञान के दो मुख्य भेद होते हैं, इंद्रिय ज्ञान और अंतर्ज्ञान। जिस प्रकार इंद्रिय ज्ञान हेतु किसी अन्य ज्ञान की आवश्यकता साधन के रूप में नहीं होती है, उसी प्रकार जो भी अंतर्ज्ञान सहज रूप से अचानक उत्पन्न होता है, उसमें भी अन्य किसी ज्ञान को साधन के रूप में प्रयुक्त नहीं करना पड़ता है। शिक्षा की दृष्टि से यद्यपि दोनों अर्थों का अपने स्थान पर महत्व है, किंतु प्रशिक्षण इंद्रियजन्य ज्ञान का हो सकता है। सहज ज्ञान के लिए दूसरे प्रकार की साधना करनी पड़ती है। प्रत्यक्ष ज्ञान संपूर्ण शिक्षा की आधारशिला है। अन्य प्रमाणों से हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसके लिए भी पूर्व ज्ञान प्रत्यक्ष विधि द्वारा प्राप्त किया हुआ होता है। समाज शास्त्र विषयक अध्ययन में छात्रों को वास्तविक परिस्थितियों द्वारा विषय सामग्री के अध्ययन का अवसर मिलना चाहिए। दृश्य सर्वे सामग्री जैसे ग्लोब, मानचित्र, मॉडल एवं फिल्म स्ट्रिप आदि ज्ञान को आत्मसात करवाने में सहायक हो सकते हैं। सर्वदृश्य सामग्री का उद्देश्य अध्ययन को रुचिकर बनाना ही नहीं होता है, अपितु प्रत्यक्ष विधि द्वारा ठोस ज्ञान प्रदान करना होता है। वैज्ञानिक विषय को पढ़ाने के लिए प्रयुक्त होने वाली प्रयोगात्मक प्रणाली भी प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत आती है। विज्ञान के अध्ययन में जो भी प्रणालियाँ प्रयुक्त होती है, उन्हें प्रत्यक्ष और अनुमान के अंतर्गत समाविष्ट किया जाता है। प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत प्रयोगशाला प्रणाली, कक्षा में होने वाले प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, वैज्ञानिक पर्यटन, प्रकृति निरीक्षण आदि सभी वे क्रियाएं हैं जिसमें इंद्रियों का और मन का प्रयोग करना पड़ता है। गणित के अध्ययन में मूर्त वस्तुओं एवं वास्तविक परिस्थितियों का उपयोग भी प्रत्यक्ष प्रणाली के अंग है। गणित के सिद्धांतों तथा गणितीय दक्षताओं के विकास के लिए प्रत्यक्ष वस्तुओं, मूर्त आकृतियों तथा गणितीय उपकरणों का प्रयोग आवश्यक होता है। प्राकृतिकवादी दार्शनिक इसी तरह के समानार्थक शब्द आत्माभिव्यक्ति अर्थात स्व अभिव्यक्ति का प्रयोग करते हैं, लेकिन मनुष्य में तो चेतना शक्ति है जिसकी सहायता से उसमें सांस्कृतिक वातावरण का सृजन किया जाता है। आत्मानुभूति हेतु इस सांस्कृतिक वातावरण को ग्रहण करना व आत्मसात करना आवश्यक है। मनुष्य की आत्मा ही उसका स्वयं है। हमारे सामाजिक संबंधों में इसकी अभिव्यक्ति होती है। सामाजिक नियमों को स्वीकार करना, सामाजिक हित के लिए व्यक्तिक त्याग करना स्वयं की अनुभूति के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। संपूर्ण व्यक्तित्व का रूपांतरण आध्यात्मिक स्वयं पर आधारित है। वह अपने सहज गुणों को अपने जीवन का अंग बना लेते हैं। उनके वे गुण न तो शारीरिक सुख के कारण होते हैं, न ही सामाजिक स्वीकृति के कारण होते हैं और न ही बौद्धिक तृप्ति के लिए होते हैं। व्यक्ति का विश्वास ही उसके लिए सर्वोपरि होता है। सत्यम, शिवम और सुंदरम, ये तीनों एक ही हैं। जो सत्यम है वही शिवम है तथा सुंदरम है, वही शिव एवं सत्यम है। जब तक व्यक्ति अपरिपक्व होता है, सत्यम, शिवम तथा सुंदरम पृथक दिखाई देता है, लेकिन समय के साथ ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक विषयों की जानकारी के साथ उनके व्यक्तित्व के गठन में इनका एकीकरण हो जाता है। इसी को आत्मानुभूति की स्थिति कहते हैं। स्वयं के संदर्भ में उच्च जीवन की उपलब्धि को बताते हुए कहा गया है कि हमारा उद्देश्य छात्रों को इस योग्य बनाना है कि वह संपन्न और सारयुक्त जीवन बिता सके, सर्वांगीण एवं अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कर सके, खुली जीवन व्यतीत कर सके, परेशानी आने पे गरिमा तथा लाभ के साथ उनका सामना कर सके तथा उच्च जीवन व्यतीत करने के लिए दूसरे लोगों की मदद कर सके। इस प्रकार जैसे जैसे छात्र उच्चतर कक्षाओं में आगे बढ़ने लगते हैं, वैसे वैसे प्रत्यक्ष विधि प्राप्त कर ज्ञान की पूर्ति अन्य विधियों से करनी पड़ती है एवं अन्य विधियों से प्राप्त ज्ञान का सत्यापन प्रत्यक्ष विधि से किया जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अस्मिता, शब्द, अर्थ एवं स्वरूप। अस्मिता मतलब आइडेंटिटी। तो अस्मिता के बारे में यहाँ पे बताया गया कि क्या होता है, अस्मिता किस चीज़ से मिलके बनी है। अस्मिता को अहंकार भी कहा गया है, मोह आदि अर्थ दिए गए हैं। अस्मिता जो है अश प्लस मीन से मिलके बना है, जिसका मतलब होता है मैं हूँ। और जो अस्मि की भावात्मक संज्ञा अस्मिता है, इस शब्द से स्वत्व का बोध होता है। स्वत्व मतलब सेल्फ का बोध होता है। यह एक ऐसा दायरा है जिसके तहत व्यक्ति एवं समुदाय यह समझते हैं कि वे खुद को क्या समझते हैं। अस्मिता का यह दायरा अपने आप में एक बौद्धिक, ऐतिहासिक एवं मनोवैज्ञानिक संरचना का रूप ले लेता है।
हम कह सकते हैं कि अस्मिता शब्द जहाँ निजत्व का बोध कराता है, वहीं जीवन के अन्य पहलुओं से भी इसका संबंध रहता है, जो समय समय पर अपना रूप बदलते रहते हैं। व्यक्ति एवं समुदाय अस्मिता को प्राप्त करने के लिए संघर्षरत रहते हैं और अस्मिता के प्रति जागरूकता इन्हें दिशाहीन होने से बचाती है। आधुनिक युग में व्यक्ति को अस्मिता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। आज के समय में अस्मिता के प्रश्न अधिक उलझे हुए हैं तथा इसको प्राप्त करना कठिन हो गया है। आइडेंटिटी को हासिल करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। अस्मिता के पहलू। वैयक्तिक अस्मिता। कोई भी साहित्यकार अपने समाज का प्रतिनिधि होता है, क्योंकि वह सामाजिक प्राणी होता है। वह समाज से प्रभावित होकर काव्य सृजन करता है, अतः उसका यह दायित्व बनता है कि वह अपने समाज और देश की नारी को परखे, उनकी धड़कनों को समझे तथा फिर काव्य सृजन करे। व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत अस्मिता के साथ साथ सामाजिक अस्मिता भी कायम करना चाहता है। सामाजिक पहचान को किसी समूह के सदस्य के रूप में व्यक्त किया जाता है, जैसे मैं भारतीय हूँ, मैं बिहार से आया हूँ। ये एक तरीके से आइडेंटिटी हो जाती है। मैक्स वेबर की बात करें तो जिसने सर्वप्रथम यह धारणा दी थी कि आधुनिकता की जड़ में तार्किकता है, ने भी आधुनिकता के मूल में वैयक्तिक भावनाओं को देखा था। व्यक्ति ही सारे सामाजिक मापदंडों का निर्माण करता है। वेबर के अनुसार आधुनिकता व्यक्ति और समाज के सदा से चले आ रहे स्वरूप को मिलने वाली स्पष्ट स्वीकृति है। तो ये बातें कही गई है। आधुनिकता जो है कहीं ना कहीं इससे भी आइडेंटिटी का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। किस तरह से नारी या पुरुष किसी भी व्यक्तित्व अस्मिता उनके आत्मसम्मान का मूल्य है। हमें अपनी वैयक्तिक अस्मिता है तो संघर्ष करना पड़ता है। हमें अपनी जो आइडेंटिटी है उसको आइडेंटिटी को फॉर्म करने के लिए सेल्फ आइडेंटिटी को संघर्ष करना पड़ता है। तो ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई है। ये सोशल आइडेंटिटी मतलब सामाजिक अस्मिता क्या है, तो ये बताया गया है कि मैं कौन हूँ, किस तरह मतलब कि हम अपने आप को जो है समाज के अंदर दिखाएंगे, किस तरह से हम अपने आप को पहचाने जाएंगे, शारीरिक या मानसिक विशेषताओं या गुणों के रूप में हम अपने आप को मतलब समाज के अंदर एक पहचान बनाएंगे। मैं परिश्रमी हूँ या खुश मिजाज हूँ, मेरा नाम फलाना है, चिलाना है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सामाजिक पहचान दिलाती है। मैं भारतीय हूँ, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ। इस तरह की चीज़ें जो है वह एक तरीके से सामाजिक पहचान दिलाता है। मैं ऊंचे ओहदे पे हूँ। सारी चीज़ें देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। और ये सारा नोट आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे से भी डाउनलोड कर सकते हैं।